हेलो फ्रेंड्स, आई होप ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी, जो हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें हमने बात करी थी परचेजेस की एंड एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की। आज जो हम टॉपिक टेकअप करेंगे वो करेंगे डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। तो देखिए, डेप्रीसिएशन होता क्या है। सबसे पहले तो कोई भी फिक्स्ड असेट होता है कंपनी में, कोई भी एंटरप्राइज में फिक्स्ड असेट होता है, तो उसकी कॉस्ट को, उसकी उस असेट की यूज़फुल लाइफ के लिए उसकी कॉस्ट को प्रपोर्शनेटली बुक करना पड़ता है। हर साल बुक करना पड़ता है। जितना जितना वो असेट यूज़ करेगा उसमें खर्चे होंगे, रिपेयर होंगे, मेंटेनेंस होंगे, तो उसे उतने सालों के लिए, उसकी यूज़फुल लाइफ के लिए, मान लीजिए उस असेट की लाइफ है 5 ईयर्स, तो उतनी लाइफ के लिए उसको अमोर्टाइज करना पड़ता है। यूज़फुल लाइफ के लिए एलोकेट करना पड़ता है उसके खर्चों को, या फिर कह सकते हैं डिप्रिसिएट करना पड़ता है। अमोर्टाइज कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। तो उस पर्टिकुलर टर्म को बोलते हैं डिप्रिसिएशन या फिर अमोर्टाइजेशन, यानी कि खर्चे को एलोकेट करना असेट की यूज़फुल लाइफ तक। यूज़फुल लाइफ कह सकते हो, इकोनॉमिक लाइफ कह सकते हो। तो डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि डिप्रिसिएशन, असेट आप खरीद रहे हैं, डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट कम हो रहा है, टैक्स कम पे करना पड़ेगा। तो ऑडिटर को वेरीफाई करना होता है कि डिप्रिसिएशन अगर कंपनी है तो एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट तो कैलकुलेट हो ही हो, कंपनीज एक्ट के हिसाब से भी कैलकुलेट हो, और वो सही मेथड के हिसाब से कैलकुलेट हो। ये ना हो कि गड़बड़ हो, उसमें कोई भी उसमें एरर, ओमिशंस नहीं होने चाहिए। रेट के अकॉर्डिंग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो और सही चार्ज हो। ठीक है, तो अब इसमें ना कुछ एट्रीब्यूट्स की बात करिए, कुछ फीचर्स की बात करी है। तो वो फीचर्स ये हैं कि सबसे पहले ऑडिटर को एंटिटी की पॉलिसी देखनी होगी, किस तरह की अकाउंटिंग पॉलिसी चलती है। फिर इंश्योर करे कि कंपनी की जो पॉलिसी है डिप्रिसिएशन चार्ज करने की, वो एज़ पर रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, तो कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही डिप्रिसिएशन चार्ज हो रहा हो। और जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी चल रही है वो कंसिस्टेंटली चले, साल 2 साल, जितने भी साल फिक्स्ड असेट है, यूज़ हो रहा है, उतने सालों के लिए पॉलिसी सही से अप्लाई हो। कोई भी चेंज हो रहा है पॉलिसी में तो वो डिस्क्लोज़ किया जाए। फिर अगर डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है एडजस्टमेंट्स के बाद, तो वो सही तरीके से कैलकुलेट हो। एडजस्टमेंट्स यानी कि एडजस्टमेंट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू। जब हम बेसिकली ये कैलकुलेट करते हैं कि असेट है, अब इस असेट की यूज़फुल लाइफ को 10 साल हो गए हैं, 10 साल हमने यूज़ कर लिया, अब हमें इसे सेल करना है, तो इसकी स्क्रैप वैल्यू क्या निकल के आएगी, कितनी वैल्यू हमें इस असेट से रिकवर होगी, इसकी रेसिडुअल वैल्यू क्या निकल के आएगी। तो उसमें डिप्रिसिएशन क्या कैलकुलेट हो रहा है। फिर जो भी चार्जेस लग रहे हैं वो वैलिड हो, एक्यूरेटली निकाले जाएं और हर एक पीरियड के अकॉर्डिंग उन्हें रिकॉर्ड किया जाए। ये ना हो 17-18 का डिप्रिसिएशन है तो वो 18-19 में आप डिस्क्लोज़ कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फिर ये चेक करो कि जो भी प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट के पार्ट्स हैं उन्हें सेपरेटली उन पे डिप्रिसिएशन चार्ज किया जाए। ठीक है, मान लीजिए एक फैक्ट्री है, वहाँ पे 5 प्लांट्स हैं, प्लांट एंड मशीनरी, और उन सब की डेट ऑफ परचेज अलग अलग है, तो उसमें डिप्रिसिएशन अलग अलग चार्ज होगा। कोई जनवरी में ख़रीदा है, कोई मार्च में ख़रीदा है, कोई सितंबर में ख़रीदा है, तो सब पे सेपरेटली डिप्रिसिएशन चार्ज हो। और ये चेक करो कि कंपनी के लिए सबसे एप्रोप्रिएट मेथड कौन सा है। SLM फॉलो हो रहा है पॉलिसी के हिसाब से, जो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स में लिखा गया है, तो SLM फॉलो करो। WDV फॉलो हो रहा है, शुरुआत से वही प्रैक्टिस चली आ रही है, तो WDV फॉलो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ऑडिट प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं। ऑडिट प्रोसीजर्स किसके लिए हैं? डिप्रिसिएशन के। सबसे पहले तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि ऑडिटर को ये जानना होगा कि एंटिटी का प्रोसेस क्या है चार्ज करने का, कौन सा मेथड यूज़ कर रही है, किस तरह से डिप्रिसिएशन चार्ज कर रही है,
तो सबसे पहले तो ये देखना है कि एक्चुअल में डिप्रिसिएशन का खर्चा एग्जिस्ट कर भी रहा है कि नहीं, अकरेंस चेक करना है। तो वो कैसे होगा, फिक्स्ड असेट का रजिस्टर मांगो एंटिटी से, फिक्स्ड असेट का लेजर चेक करो बुक्स में। हमेशा से रिस्क होता है कि एंटिटी कई बार जो रेवेन्यू खर्चे होते हैं उसे कैपिटलाइज कर देती है। मान लीजिए छोटे मोटे रिपेयर्स हुए फिक्स्ड असेट में, तो उसे कैपिटलाइज कर दिया ताकि पीएनएल में खर्चे बढ़ा सकें, लेकिन वो गलत होता है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ चेक करनी होगी कि भाई अब अगर रेवेन्यू खर्चे हो रहे हैं, छोटे मोटे रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी फिक्स्ड असेट के हो रहे हैं जो कि सिग्निफिकेंट हैं, मटेरियल हैं, तो उनको क्या कंपनी कैपिटलाइज कर रही है या उनको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा रही है। कैपिटलाइज करने का मतलब है असेट की वैल्यू में जोड़ रही है कि नहीं। तो ऑडिटर को असेट का नेचर देखना होगा, फिर उसमें ये भी चेक करना होगा कि फेक असेट तो नहीं दिखाया गया है। ऐसा तो नहीं कि एसी दिखा रहे हैं 4 और एक्चुअल में एसी है 3 फैक्ट्री में या जो भी यूनिट है। तो वहाँ पे ये चेक करना होगा फेक असेट ना क्रिएट हो। तो फिज़िकली ऑडिटर चेक करे, फिज़िकल साइट वेरिफिकेशन करे, खुद जाके देखे कि फेक असेट तो नहीं क्रिएट हुआ है। फिर सारे जितने भी पूरे साल में असेट खरीदे गए हैं, बेचे गए हैं, उनकी लिस्ट ले और उन पर्टिकुलर असेट्स को खरीदना या उनको बेचना किसने ऑथराइज़ किया है, किसने परमिट किया है, उस पर्सन से ज़रूर डिस्कशन करें। फिर जितने भी असेट्स हैं सबका सैम्पल सेलेक्ट करें मटेरियलिटी बेसिस पे। ये तो तब की बात हो गई जब फिक्स्ड असेट्स बहुत सारे हैं एंटिटी में। ठीक है, रेट्स चेक करें, बहुत ज़रूरी होता है रेट चेक करना। रेट सही होना चाहिए, कोई भी फिक्स्ड असेट हो तो उसमें रेट सही लगना चाहिए। जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सब की लिस्ट ऑब्टेन करें। बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं जिन पे डिप्रिसिएशन लगता है, सेपरेटली चार्ज होता है। फिर अगर इनटैंजिबल असेट्स हैं तो इनटैंजिबल असेट्स हैं जैसे गुडविल, पेटेंट, उनको डिप्रिसिएट नहीं, उन्हें अमोर्टाइज किया जाता है। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन का मतलब एक है, लेकिन फिक्स्ड असेट्स के लिए टर्म यूज़ होता है डिप्रिसिएशन और इंटैंजिबल के लिए यूज़ होता है अमोर्टाइजेशन। तो उन्हें प्रॉपरली उनकी यूज़फुल इकोनॉमिक लाइफ में एलोकेट किया गया है कि नहीं। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए असेट पे जिस डेट से वो ख़रीदा गया है कि जिस डेट से वो एक्चुअली यूज़ किया गया है, जिस डेट से वो असेट रेडी था यूज़ करने के लिए। ठीक है, ना कि एक्चुअल यूसेज डेट। तो ये चीज़ का ध्यान रखना होगा कि एंटिटी ने डिप्रिसिएशन उस डेट से चार्ज किया है जिस डेट से एक्चुअल में वो असेट अवेलेबल था, रेडी था यूज़ होने के लिए। फिर अगर कोई असेट रीवैल्यू हुआ है तो उस पर डिप्रिसिएशन क्या रीवैल्यूड अमाउंट पे हुआ है। ठीक है, बाकी इनकम टैक्स कंपनीज एक्ट के हिसाब से डिप्रिसिएशन का कैलकुलेशन चेक करना होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया। और एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करने होंगे, जैसे कि अरिथमेटिकल एक्यूरेसी यानी कि कैलकुलेशन चेक करनी होगी प्रॉपर इंडिपेंडेंट बेसिस पे डिप्रिसिएशन की। ठीक है, ये तो चेक करना ही पड़ेगा। प्लस यूज़फुल लाइफ पे डिप्रिसिएशन निकाला जा रहा है कि नहीं, फिर उसकी स्क्रैप वैल्यू क्या है। ठीक है, और अगर यूज़फुल लाइफ में कोई चेंज हो रहा है, मान लीजिए एक्ट में चेंज हो गया कि इस असेट की यूज़फुल लाइफ 10 साल है तो वो 15 साल बढ़ गई, मतलब 15 साल हो गई, यानी कि 5 ईयर्स एक्सटेंड हो गई, तो उसमें डिप्रिसिएशन फिर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ठीक है, या कोई मेथड अगर बदल रहा है तो वो चेक करना होगा। रही बात डिस्क्लोजर की, तो डिस्क्लोजर में ये बताना होगा एंटिटी को अपनी बुक्स में कि कौन सी पॉलिसी वो लोग फॉलो करते हैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने की। असेट की यूज़फुल लाइफ क्या है, इकोनॉमिक लाइफ क्या है शेड्यूल 3 के हिसाब से, स्क्रैप वैल्यू क्या है असेट्स की, फिर मेथड कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ये 4 चीज़ें बतानी होती हैं डिस्क्लोजर के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि हमें कैसे डिस्क्लोज करना है बुक्स में डिप्रिसिएशन चार्ट को। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आएगा। अब देखिए इसमें एवरेज बैलेंस निकाला है, यूज़फुल लाइफ निकाली है, फिर डिप्रिसिएशन का कॉलम है, देन वेरिएंस है,
वेरिएंस यानी कि एक्चुअल डिप्रिसिएशन जो बुक्स में चार्ज हो रहा है वो माइनस जो इस रेट के हिसाब से यूज़फुल लाइफ के हिसाब से निकल रहा है वो, तो उसका डिफरेंस एक एग्जाम्पल की तरह दिया हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन समझ आया होगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो टॉपिक है अदर एक्सपेंसेस। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाकी खर्चे होते हैं उनके ऊपर ये टॉपिक है। तो देखिए होता क्या है, कोई भी एंटिटी है परचेजेस बनाने के अलावा, एम्प्लॉय बेनिफिट, डिप्रिसिएशन बाकी खर्चों के अलावा और भी तो खर्चे होते हैं ना एंटिटी में जो कि बिजनेस ऑपरेशन से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो अब ऑडिटर को क्या चेक करना होगा, वो एनालाइज कर ले मंथली ट्रेंड्स, यानी कि जो भी पावर के, बिजली के, फ्यूल के, रेंट के और जो डे टू डे के खर्चे होते हैं उसे एक बार कंपेयर कर ले प्रीवियस मंथ से। ठीक है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना इंक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है, ये ट्रेंड पता चल जाएगा ऑडिटर को। प्लस ये चेक करें कि जो भी खर्चा है वो करेंट पीरियड का हो, ऑडिट पीरियड का हो, खर्चा जो है वो रेवेन्यू हो, कैपिटल ना हो, फिर सारे सपोर्टिंग्स लगे हों खर्चे के साथ। मान लीजिए ट्रैवलिंग खर्चे हो रहे हैं तो टिकट सारी वाउचर्स के साथ अटैच्ड हो। इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। ठीक है, पावर एंड फ्यूल के खर्चे हैं तो उनके बिल्स होने चाहिए, करेक्ट खर्चे के हेड होने चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इन खर्चों को ऑथराइज कोई अथॉरिटी करे, इन खर्चों को परमिट कौन करे, कोई स्पेसिफाइड अथॉरिटी करे एंटिटी में। ठीक, और उसके अलावा ये खर्चे पर्सनल नहीं होने चाहिए, बिजनेस से रिलेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऑडिट प्रोसीजर्स डिफाइंड हैं उन खर्चों के। जैसे फॉर एग्जांपल रेंट एक्सपेंस है, तो रेंट के खर्चे के लिए ऑडिटर को ये देखना होगा, सबसे पहले तो मंथली स्केड्यूल लेगा ऑडिटर, प्लस रेंट अग्रीमेंट चेक करेगा। फिर ये देखेगा कि ये एक्सपेंस रिकॉर्ड हुआ है 12 महीने के लिए कि नहीं, और रेंट अमाउंट एज़ पर अग्रीमेंट है कि नहीं। फिर अगर कोई एस्केलेशन क्लॉज, यानी कि होता क्या है, कभी कभी रेंट अग्रीमेंट में ये मेंशन होता है कि इतने ईयर्स के बाद रेंट इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो वो एस्केलेशन क्लॉज तो नहीं है अग्रीमेंट में। अगर वो है तो उसके हिसाब से क्या रेंट इंक्रीज़ करके बुक्स में दिखाया गया है कि नहीं। फिर अग्रीमेंट किसके नाम पे है, और खर्चा जो है वो बिज़नेस के ऑपरेशन से ही जुड़ा होना चाहिए, ये नहीं कि पर्सनल खर्चा हो। फिर अगर पावर एंड फ्यूल है तो उसका भी मंथ वाइज पूरा स्केड्यूल ले ऑडिटर कि इस मंथ में ये खर्चा, इस मंथ में ये खर्चा। फिर ये देखे कि 12 महीने ये खर्चा हो रहा है, 12 मंथ्स, और उन सबको कंपाइल करे और चेक करे कि किस रेट के हिसाब से एक्सपेंस चार्ज हो रहा है, क्योंकि कई बार इसमें भी एम्बेसलमेंट होता है। अब 12 लीटर मान लीजिए पेट्रोल का खर्चा हो रहा है, बुक्स में दिखा रहे हैं कितना 15 लीटर्स, तो बाकी 3 लीटर की चोरी हो रही है, तो वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, ये ऑडिटर वेरीफाई करे। इसलिए सारे इन सब खर्चों के बिल जो भी लगे होंगे, वाउचर्स क्रिएट होते हैं तो उनके साथ इनके सपोर्टिंग इनके बिल ज़रूर अटैच होने चाहिए एक्सपेंसेस की फाइल्स में। फिर कितने यूनिट कंज्यूम हो रहे हैं, है ना, बिजली का बिल आ रहा है तो हर महीने कितना कितना यूनिट कंजम्पशन दिखा रहा है उसमें। ठीक है, तो वो ट्रेंड एनालिसिस करे ऑडिटर, उससे इन्वेस्टिगेट करे, अच्छा इस मंथ में इतना कंजम्पशन हुआ, इस मंथ में इतना हुआ। इंश्योरेंस का खर्चा है तो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ की समरी ले ले, चेक करे कि जो भी खर्चा है वो प्रॉपरली क्लासिफाइड हो, प्रीपेड हो और बाकी खर्चे के बीच में पूरा बाइफर्केशन हो। लीगल खर्चा है तो लीगल में भी मंथ वाइज समरी ले ले ऑडिटर, और अगर रेकरिंग नॉन रेकरिंग है तो सैम्पलिंग बेसिस पे चेक कर सकता है ऑडिटर। ठीक है, अब इसमें ये भी देख ले ऑडिटर कि कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं कोई केस अभी एंटिटी के अगेंस्ट में चल रहा है जिसके लिए बिजनेस ने या एंटिटी ने प्रोविज़न नहीं बनाया है और वो डिस्कस नहीं हुआ है। और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं मिसलेनियस, रिपेयर, मेंटेनेंस, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, तो इसमें भी मंथली बेसिस में ऑडिटर को ट्रेंड एनालिसिस करना होता है।
और ये देख ले कि पर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन खर्चा कितना हो रहा है, एक्सपेंस पर यूनिट प्रोड्यूस्ड कितना हो रहा है, और उसे कंपेयर कर ले प्रीवियस ईयर से। इंडस्ट्री एनालिसिस बेसिकली चेक कर ले, प्रीवियस ईयर से प्रीवियस मंथ से तो कंपेयर करे ही, प्लस बाकी कॉम्पिटिटर्स कितना खर्चा कर रहे हैं उससे भी उसे आइडिया लग जाएगा, वेरिएशन पता चल जाएगा। डिस्क्लोजर की बात है तो डिस्क्लोजर सिंपल है, जो भी खर्चा है वो उस खर्चे के हेड में डिस्क्लोज होगा। रेंट तो रेंट में, इंश्योरेंस विल कम अंडर इंश्योरेंस, एंड सिमिलरली पावर एंड फ्यूल, रिपेयर एंड मेंटेनेंस विल कम अंडर देयर रिस्पेक्टिव हेड्स। ठीक है, तो बाकी ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया है। और इसमें कोई भी आपको कन्फ्यूजन हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे लिख के भेजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स, एंड येस, also follow me on Instagram by the name Jyoti Tutorials. If you face any difficulty, please do message me on comment box, and please do revise this chapter. From the next class we'll be beginning with a new topic. ठीक है, इसमें कोई confusion हो तो we can take up a doubt class also, but please let me know for this. So that's all for today, और next class से we'll be taking up another topic on in this audit only. So thank you.